दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार और राजकुमारी की बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। उनमें दोषी कौन था, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत साल पहले बनारस नगरी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम महादेवी था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम बृजमुकुट था। एक दिन बृजमुकुट अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए गया। उसका प्रमुख दोस्त उसके दीवान का बेटा ही था। शिकार खेलते खेलते राजकुमार घने जंगल में जा पहुंचा। उस घने जंगल में बृजमुकुट का और दीवान के पुत्र का साथ छूट गया। राजकुमार ने उस वन में एक सुंदर तालाब देखा। तालाब के किनारे हंस, बगुले आदि पक्षी चहचहा रहे थे। तट पर ही पक्के घाट बने हुए थे। जगह जगह पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। किनारों पर घने पेड़ों की अपनी निराली छटा थी। पेड़ों से छन छन कर ठंडी हवाएं मन को मोहती थी। बृजमुकुट को बहुत प्यास लग रही थी, इसीलिए वह तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंच गया। उसने तालाब का जल पिया, मुंह हाथ धोकर किनारे पर लौटा। तब उसकी नजर पास में ही एक मंदिर पर गई। वह मंदिर भगवान शिव का था। बृजमुकुट ने सोचा, क्यों ना मंदिर चलकर भगवान के दर्शन कर लूं। इसीलिए उसने घोड़े को किनारे पर बांधा और मंदिर में दर्शन करने चला गया। इसी बीच एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ किल्लोल करती, हंसती खिलखिलाती हुई तालाब पर पहुंची। उसने स्नान किया और पेड़ों की ठंडी ठंडी छांव में अपनी सखियों के साथ छेड़छाड़ का आनंद लेने लगी। राजकुमार मंदिर से दर्शन करके बाहर निकला और अपने घोड़े की ओर बढ़ा जा रहा था और अचानक से उसकी नजर राजकुमारी और उसकी सखियों पर गई, जो बहुत तेज से हंस रही थी और आपस में आनंद ले रही थी। राजकुमार उनकी ओर बढ़ गया। उसने राजकुमारी के रूप और सौंदर्य को देखा और मुग्ध होकर अपने स्थान पर खड़ा हुआ। उसे एकटक देखता रहा। उसे पहले ही नजर में राजकुमारी से प्यार हो गया। घने वृक्ष की ओट में वह बहुत देर तक बिना पलके झपकाए दिल का चैन छीन लेने वाले उस मोहक दृश्य को देखता रहा। दूसरी ओर राजकुमारी इस बात से अनजान थी कि कोई उसे बिना पलके झपकाए निहारे जा रहा है। वह तो अपनी सहेलियों के साथ बात करने में खोई हुई थी। राजकुमार बृजमुकुट को बहुत देर के पश्चात इस बात का आभास हुआ कि वह एक राजपुत्र है। वह क्यों ना उस रूप सुंदरी के निकट जाकर प्रेम का इजहार कर दे। इतना सोचने के बाद राजकुमार राजकुमारी की ओर बढ़ा। इतने पर राजकुमारी की एक सहेली की नजर उस पर पड़ गई। उसने अपनी सखियों को सावधान किया। वे सभी अपने आप को छिपाने के लिए इधर उधर भागने लगी। बस राजकुमारी की नजर ही राजकुमार से मिली। राजकुमारी समझ गई कि यह कोई दीवाना उसके प्रेम में बंधा हुआ उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। वह थोड़ा चैतन्य हुई। पूजा का जो कमल पुष्प उसके सिर पर रखा हुआ था, हाथ में लेकर कान में लगाया, फिर दांतों से कुतरकर पांव के नीचे दबाया और उठाकर सीने से लगाया। फिर वह पलट गई और सखियों के पास पहुंच गई। सखियों को अपने साथ लेकर वहां से रवाना हो गई। देखते ही देखते
वह आंखों से ओझल हो गई। राजकुमार की मन की बात मन में ही रह गई। वह राजकुमारी से कुछ भी ना कह सका। निराश मन से राजकुमारी का प्यार अपने मन में दबाए हुए वह अपने घर वापस आ गया। रास्ते में दीवान पुत्र भी राजकुमार से आ मिला। राजकुमार की हालत देखकर दीवान पुत्र समझ गया कि उसके मित्र के साथ ऐसी कोई घटना घट गई है जिसने उसे घायल कर दिया। वह राजकुमार से पूछने लगा, राजकुमार, थोड़ी देर में ही तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटना घट गई है। तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मुझसे कहो कि क्या हुआ है। मित्र से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए, यह शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। राजकुमार हिचकिचाते हुए कहने लगा, मित्र, मैंने एक बहुत ही सुंदर युवती देखी है। देखते ही मैं उस पर मोहित हो गया। ऐसा लगता था कि वह युवती स्वर्गलोक की उतरी हुई कोई अप्सरा हो। उसके नेत्रों में मैंने अपने लिए प्यार देखा था, परंतु अपनी सहेलियों के साथ होने के कारण वह कोई बात ना कर सकी। मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि उसने इशारों से सब कुछ कह दिया हो। दीवान का बेटा कहने लगा, राजकुमार, उसने इशारे में क्या कहा था? वह कुछ देर तक तो मुझे खड़ी होकर बिना पलके झपकाए निहारती रही। फिर उसने अपने सिर से कमल का पुष्प उतारकर हाथ में लेकर कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा और पैरों के नीचे दबा दिया। इसके बाद उसे उठाकर अपने वक्ष में लगाया और फिर वहां से अपनी सखियों के साथ चली गई। एक पल रुककर राजकुमार ने कहा, मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। वह मेरे रोम रोम में बस गई है। राजकुमार की बातें सुनकर दीवान का पुत्र मुस्कुराने लगा और बोला, मित्र, चिंता की कोई बात नहीं है। वह जो अपने विषय में संकेत से बता गई है उसका अर्थ मैं समझ गया हूँ। उसने जो कमल का पुष्प सिर से उतारकर कान से लगाया, इसका अर्थ है कि वह कर्नाटक राज्य की है। बाद में उसने पुष्प को दांतों से कुतरा, इसका अर्थ यह है कि वह दंतवक्र की पुत्री है। और उसने पुष्प को पैर के नीचे दबाया, इसका अर्थ यह है कि उसका नाम पद्मावती है। पुष्प को वक्ष से लगाने का अर्थ है कि उसे भी तुमसे प्यार है, वह भी तुम्हें हृदय में बसा चुकी है। राजकुमार ब्रज मुकुट ने जब राजकुमारी के इशारों का अर्थ समझा तो वह बहुत खुश हुआ। राजकुमारी का पता ठिकाना मालूम हो जाने पर राजकुमार प्रसन्न होकर बोला, पद्मावती सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान है। इसने इशारे में ही मुझे सब कुछ बता दिया। क्या अब हमारा यह फर्ज नहीं है कि हम उससे मिलने का उपाय करें, उसके राज्य में जाएं? दीवान का बेटा राजकुमार से कहने लगा, मित्र, यह मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। इसीलिए वे दोनों वापस महल में आ गए। वहां आकर उन्होंने सफर की तैयारियां शुरू की। कुछ हीरे जवाहरात लिए तथा आवश्यक सामान लेकर दोनों घोड़ों पर सवार होकर राजकुमार और दीवान का बेटा चल दिए। कई दिनों के सफर के बाद वे दोनों कर्नाटक राज्य में आ पहुंचे। शहर की सैर करते हुए राजमहल के नीचे से गुजरे तो देखा कि एक बुढ़िया साधारण से मकान के द्वार पर बैठी चरखा चला रही है। दोनों घोड़ों से उतरकर मुसाफिरों की वेशभूषा में उस बुढ़िया के पास जा पहुंचे और वे कहने लगे, हम मुसाफिर सौदागर हैं। हमारे आदमी व्यापार का सामान लेकर पीछे आ रहे हैं। हम कहीं
ठहरने के लिए जगह की तलाश में हैं। यदि आप हमें यहाँ ठहरने दें तो हम आपके दिल से आभारी होंगे। उस बुढ़िया ने उन दोनों सुंदर युवकों को देखा, उनकी मीठी बातों को सुना तो उदार होकर कहने लगी, तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। उन दोनों ने उस बुढ़िया को धन्यवाद दिया, अपने घोड़े बांधे और अंदर पहुंचकर रास्ते की थकान दूर करने लगे। वह बुढ़िया उनके लिए भोजन बनाकर लाई तो दीवान के पुत्र ने उससे पूछा, हमें अभी तक आपके विषय में कुछ पता नहीं चला। माँ, आपके कितने बच्चे हैं? आपके गुजारे का क्या प्रबंध है? बुढ़िया कहने लगी, मेरा सारा खर्चा यहाँ का राजा ही उठाता है। रहने की यह जगह भी महाराज की ही दी हुई है। राजकुमारी पद्मावती को बालपन में मैंने दूध पिलाया था, उसको पाला पोसा था। वृद्ध हो जाने के कारण राजमहल में मेरे लायक कोई काम नहीं बचा, परंतु मैं राजकुमारी पद्मावती को देखने एक बार राजमहल में अवश्य जाती हूँ। राजकुमार बुढ़िया की बातें सुनकर प्रसन्न हुआ और अपना सही परिचय देकर बोला, कल जब आप राजकुमारी से मिलने जाएं तो हमारा एक संदेश लेती जाएं। यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी, कल की क्या बात है, तुम आज और अभी कहो, मैं तुम्हारा संदेश पद्मावती तक आज ही पहुंचा सकूंगी। राजकुमार ने उस बुढ़िया से कहा, आप राजकुमारी के पास जाकर उनसे कहना, ज्येष्ठ सुदी पंचमी को तालाब के किनारे तुमने जिस राजपुत्र को देखा था वह यहाँ आ पहुंचा है। इसके बाद बुढ़िया ने अपनी लाठी संभाली और संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चल पड़ी। उसे इस बात की खुशी थी कि संदेशा देने वाला भी एक राजपुत्र है। बुढ़िया ने महल में जाकर एकांत में राजकुमारी पद्मावती से मुलाकात की। बचपन की सीख के अनुसार पद्मावती ने बुढ़िया को प्रणाम किया। आशीर्वाद देने के बाद बुढ़िया जो कहना चाहती थी उसकी भूमिका बांधे हुए वह बोली, हे पुत्री, मैंने बचपन से तेरी बड़ी सेवा की, तुझे दूध भी पिलाया। अब भगवान ने तुझे जवान किया है, इसीलिए जी चाहता है कि तेरी जवानी का सुख देखूं। इन दिनों तेरे दिल में क्या है? यह बात भी मुझसे छुपी नहीं है बेटी। पद्मावती ने चौंक कर पूछा, मेरे दिल में क्या है अम्मा? तब बुढ़िया ने कहा, ज्येष्ठ सुदी पंचमी को तालाब के किनारे जिस राजकुमार को तूने देखा था और उसकी प्यारी सूरत अपने दिल में बिछाए बैठी हो, मुझे उस राजकुमार के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। राजकुमार के बारे में यह सुनकर पद्मावती चौंक गई। उसने प्रश्न भरी दृष्टि से बुढ़िया की ओर देखा। बुढ़िया ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहना प्रारंभ किया, इन बातों की जानकारी मुझे इसीलिए है क्योंकि वह मेरे घर में ही आकर ठहरा हुआ है। उसी ने यह संदेशा मेरे हाथों भिजवाया है। मैं दिल की बात कहती हूँ पुत्री, वह राजकुमार गुणवान है, हर प्रकार से तुम्हारे योग्य है। बुढ़िया की बातें सुनकर पद्मावती ने उत्तर देने के बजाय चंदन से भरे हुए हाथ इस प्रकार से बुढ़िया के गालों पर मारी कि 10 की 10 उंगलियों के निशान उसके गालों पर छप गए। फिर उससे जाने के लिए कह दिया। बुढ़िया हैरान परेशान सी लौटकर राजकुमार के पास आ पहुंची और उसे सारा हाल बता दिया। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने तो यही समझा था कि संदेश पर क्रोधित होकर पद्मावती ने बुढ़िया को अपमानित करके भेजा है, मगर दीवान के पुत्र ने कहा, राजकुमार तुम चिंता ना करो, यह बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। राजकुमार ने कहा, मित्र, परंतु इसका अर्थ क्या है जो उसने किया है? बिना अर्थ पता लगे मुझे चैन नहीं आएगा।
राजकुमारी ने जो 10 उंगलियों की चंदन भरी छाप मारी है, इसका अर्थ यही है कि जब 10 दिन चांदनी के गुजर जाएं, तब मुझसे मिलना। दीवान के पुत्र ने राजकुमार से कहा। राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। 10 दिन प्रतीक्षा करने के बाद निश्चित तिथि को बुढ़िया राजकुमारी के पास मिलने का संदेशा लेकर पहुंची, तो इस बार राजकुमारी ने उसके गाल पर गुलाल की 3 उंगलियां मार दी। वह बूढ़ी औरत फिर से राजकुमार के पास आ गई। जब राजकुमार ने उन 3 उंगलियों के निशान देखे, तब वह अपने मित्र से पूछने लगा, अब इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब दीवान के पुत्र ने कहा, मित्र, इसका भी अर्थ है। औरतों को जो जरूरी 3 दिन होते हैं, ये उन्हीं का संकेत है। 3 दिन बाद वह मिलने का समय बताएगी। 3 दिन बाद जब फिर बुढ़िया राजकुमार का संदेशा लेकर गई, तो राजकुमारी ने उसके गाल पर स्याही भरा एक हाथ मारकर पश्चिम की तरफ की खिड़की की राह से उसे निकाल दिया। बुढ़िया ने आकर फिर सारा हाल उन्हें सुनाया। तब दीवान के पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने का समय आ गया है। स्याही से भरा हाथ मारने का यह अर्थ है कि आधी रात के समय जब स्याही जैसा अंधेरा हो जाएगा, उस समय तुम्हें खिड़की के रास्ते से राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाना है। राजकुमार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मिलने का समय आ गया था। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और भला क्या हो सकती थी? उसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली थी, जिसकी वजह से उसने घर बार और राज्य का सुख छोड़ा था। उसी से मिलने का समय आ पहुंचा था। रात को निश्चित समय पर राजकुमार खिड़की के रास्ते से राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंचा। कक्ष में पहुंचकर उसने देखा कि राजकुमारी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह राजकुमार के आते ही दौड़कर उसके गले आ मिली। जिस कक्ष में दोनों थे, वह वास्तव में बेहद उत्तम कक्ष था। वहां चारों ओर सेविकाएं उपस्थित थीं। स्वादिष्ट व्यंजन, फल फूल सजे हुए थे। सबने राजकुमार का बढ़कर स्वागत किया। राजकुमारी पद्मावती राजकुमार की सेवा में इस कदर लगी हुई थी कि स्वयं अपने हाथों से पंखा चला रही थी। सेविकाएं अपना कार्य पूरा करके वहां से चली गई। वे दोनों ही वहां रह गए थे। उस एकांत में उन दोनों का सुखद मिलन हुआ। दोनों के मन की मुराद पूरी हो गई। पूरी रात मिलन में गुजरी। जब रात बीत गई और सवेरा हो गया, तो पद्मावती ने राजकुमार को उचित स्थान पर छिपा दिया। वह रात्रि की पुनः प्रतीक्षा करने लगी। हर रात वे मिलते और अपने मन की मुराद पूरी करते। 1 माह तक इसी प्रकार राजकुमारी के साथ रातें बिताने रहने के बाद एक दिन राजकुमार को अपने मित्र यानी दीवान के पुत्र की याद आई। वह सोचने लगा कि मैं यहाँ आनंद में समय बिता रहा हूँ। यहाँ का आनंद स्वर्ग के समान है, परंतु मेरा मित्र न जाने किस अवस्था में होगा। वह इस बात को सोचकर आत्मग्लानि से भर उठा कि जिसके कारण मैं सुख भोग रहा हूँ, आज उसी को मैं भूल बैठा हूँ। राजकुमारी पद्मावती ने जब राजकुमार को सोच में डूबा हुआ देखा, तो उससे पूछने लगी, प्रिय, क्या बात है? आज आप कुछ उदास लग रहे हैं। पद्मावती इस बात को समझ गई थी कि कोई ना कोई बात जरूर है। उसने यह भी निश्चय कर लिया था कि वह उसकी परेशानी को अवश्य दूर करके रहेगी। उसने राजकुमार के गले में बाहें डालकर प्यार प्रदर्शित करते हुए कहा, मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या बात है?
क्या मुझसे कोई भूल हुई है या मेरे प्यार अथवा सेवा में कोई त्रुटि रह गई है? राजकुमार कहने लगा, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो मेरे दिल की रानी हो। मेरे मन में तो सिर्फ तुम ही बसी हो। पद्मावती ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, प्रसन्नता का दिखावा कर रहे हो। सच्चाई यह है कि कोई ना कोई बात अवश्य है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। यदि तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो साफ साफ बताओ कि क्या बात है। जब ब्रजमुकुट ने यह समझ लिया कि राजकुमारी पद्मावती बिना जाने नहीं मानेगी तो वह कहने लगा, मेरी रानी, मेरे साथ मेरा हितैषी, मेरा मित्र भी आया हुआ है। वह दीवान का पुत्र है। हमारे मिलन में उसने मुख्य भूमिका निभाई है। उसी ने मुझे तुम्हारे सब भेद भरे संकेतों के विषय में बताया था, वरना मैं तुम्हारे संकेतों का अर्थ कभी न जान पाता और तुम्हारा प्यार सीने में लिए स्वर्ग सिधार जाता। राजकुमार के मुंह से इतना सुनकर राजकुमारी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहने लगी, मरे हमारी दुश्मन ऐसा नहीं कहते। जब तक मेरा प्यार तुम्हारे साथ है तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। फिर राजकुमार राजकुमारी से कहने लगा, प्रिय, मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं तो यहाँ मौज मस्ती में समय गुजार रहा हूँ। वहाँ मेरा मित्र ना जाने किस हाल में होगा। वह सोच रहा होगा कि मैं तुम्हारे प्यार के कारण उसे भुला बैठा हूँ। तब राजकुमारी ने कुछ निश्चय किया। वह गंभीरता पूर्वक कहने लगी, प्रिय, चिंता ना करो। जाओ अपने मित्र से मिलो और मेरी ओर से उसे प्यार भरी मिठाइयाँ भेंट करो। उससे कहना कि मेरी प्यार भरी मिठाइयों को खाने के बाद जुदाई का जरा सा भी गम ना रहेगा। राजकुमार प्रसन्न हो गया। कुछ देर बाद वापस आकर पद्मावती ने राजकुमार के हाथों में कुछ सजे सजाए स्वर्ण और चांदी के पन्नी में लिपटी हुई मिठाइयाँ उपहार स्वरूप देते हुए कहा, मेरी ओर से आपके मित्र के लिए यह भेंट है। मिठाइयाँ देने के बाद पद्मावती ने राजकुमार को उसी खिड़की के रास्ते निकाल दिया। उन मिठाइयों को लिए राजकुमार खुशी खुशी अपने मित्र के पास पहुंचा। काफी दिनों बाद लौटकर आए अपने मित्र से गले मिलकर दीवान के पुत्र ने उसकी कुशल क्षेम पूछी। दीवान के पुत्र ने कहा, मित्र, काफी दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद आई है। मैं तो यही समझ रहा था कि तुम तो अपनी प्राण प्यारी के प्रेम में फंसकर मुझे तो पूरी तरह से भूल गए हो। हाँ, सत्य यही है मित्र, राजकुमार कहने लगा। मैं उसके प्यार में ऐसा खो गया था कि तुम्हें भूल गया था। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, जैसे संसार को ही भूल गया था। मगर जब याद आई तो उसने तुमसे मिलने के लिए बेचैन कर दिया। दुख के भाव चेहरे पर उभर आए। उन्हें पद्मावती ने पहचान लिया। दीवान के पुत्र ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर क्या हुआ? जब पद्मावती बार बार पूछती रही तो मुझे बताना ही पड़ा कि यहाँ मेरे बचपन का साथी, मेरा परम मित्र भी मेरे साथ आया हुआ है। तब राजकुमारी ने फौरन मुझसे कहा, तुम जाओ और अपने मित्र से मिलो। तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी दी हैं और यह भी कहा है, मेरे उपहार को ग्रहण कर तुम जुदाई का सब गम भूल जाओगी। दीवान का पुत्र चौंक गया। अच्छा, तो कहाँ है दुख भुला देने वाला उपहार? राजकुमार ने पद्मावती द्वारा दी गई मिठाइयाँ उसके सामने रख दी और कहा, मित्र, आओ दोनों साथ साथ इस प्यार भरी भेंट को स्वीकार करें और साथ साथ मिलकर खाएं। उसने मिठाइयों का एक टुकड़ा उठाया ही था, तभी दीवान के पुत्र ने कहा, मित्र, तुम्हारी प्यारी ने जो शब्द कहकर उपहार भेजा है उससे मुझे
खतरा नजर आ रहा है। राजकुमार ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या कहते हो मित्र? तब दीवान के पुत्र ने लड्डू राजकुमार के हाथ में लेकर एक कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने जैसे ही लड्डू को खाया, वैसे ही कुछ देर बाद धड़ाम से गिरा और सदा सदा के लिए सो गया। उस कुत्ते को मरा हुआ देखकर राजकुमार एकदम से चौंक गया। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। दीवान के पुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लिया सब कुछ अपनी आंखों से। यह सभी मिठाइयाँ विष भरी हैं। यह सब राजकुमारी ने मेरे लिए भेजी थी और तुम इसे खाने जा रहे थे। अंजाम क्या होगा, कुछ सोचा था? राजकुमार अब तक घबराया हुआ सा लग रहा था। अंजाम के बारे में सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ओह, राजकुमार ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, समझ में यह नहीं आया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। दीवान का पुत्र कहने लगा, जो कुछ भी उसने किया तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए था। तुम्हारे लिए ही सही। राजकुमार कहने लगा, आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों, जबकि मैंने उसे स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ। दीवान के पुत्र ने कहा, मित्र, उसने प्रेम के कारण ही ऐसा किया है। वह नहीं चाहती कि कोई उसके प्यार को बांटे, इसीलिए उसने मुझे रास्ते से हटा देने की चाल चली। उसके प्यार को कोई ना बांट सके। राजकुमार ने कहा, ओह। दीवान के पुत्र ने कहा, हाँ मित्र, फिर भी उसने जो मेरे मित्र को मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र रचा था, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसे इसका दंड अवश्य दूंगा। अगर दंड देने का विचार मन में आया है तो अवश्य देना, उसने कहा, मगर उस प्रकार से जैसी मैं कहूँ। फिर भी एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम उसे या उसके प्यार को जीवन भर भुला सकोगे? कुछ देर रुककर दीवान पुत्र ने फिर से कहा, इसीलिए अच्छा यह है कि तुम यथाशीघ्र उस राजकुमारी के साथ विवाह कर लो और उसे अपने राज्य में ले चलो। शादी के लिए माता पिता से कहना पड़ेगा, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। राजकुमार ने कहा, फिर वे पद्मावती के पिता के पास प्रस्ताव भेजेंगे। वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या नहीं, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। दीवान के पुत्र ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे मन में क्या भावना है? दिल की गहराइयों से सोच विचार कर उत्तर दो। राजकुमार ने दीवान के पुत्र से कहा, मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। उसके बाद दीवान के पुत्र ने कहा, ठीक है, मैं यह सब कराऊंगा। अब तुम ऐसा करो कि वापस राजमहल में जाओ और राजकुमार से कहना कि मैं तुम्हारे द्वारा भेजे गए उपहार अपने मित्र को दे आया हूँ। मैं उससे मिल आया हूँ। उसने वह उपहार बहुत ही प्यार से स्वीकार कर लिए हैं। तुम उसके साथ पहले की तरह ही प्यार करना और किसी प्रकार से उसे बेहोशी की दवा पिला देना। जब वह बेहोश हो जाए तो उसके सारे गहने उतार लेना और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल से हल्का सा वार कर देना, मगर वह अधिक गहरा ना हो। बस इतना सा हो कि तीनों फलों के निशान नजर आएं। एक पल रुककर इस त्रिशूल के निशान के विषय में वह शर्म व संकोच के वशीभूत होकर अपनी सहेलियों से भी कोई चर्चा ना कर सकेगी। अलबत्ता चोरी की बात भी अवश्य सबको पता चल जाएगी। तुम वे सारे जेवरात लेकर मेरे पास आ जाना। बाकी बातें मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। राजकुमार ने उससे कहा, ठीक है, और उसके बाद वह वापस राजमहल की ओर गया और उसी खिड़की से अंदर पहुंचकर
पद्मावती के शयन कक्ष में पहुंचा। पद्मावती ने उसके लिए खिड़की खुली छोड़ रखी थी। राजकुमार को वापस आया हुआ देखकर पद्मावती अधिक प्रसन्न हुई। वह उसके गले लग गई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह खुशी से नाच उठी। पद्मावती ने उससे लिपटते हुए ही दीवान के पुत्र के विषय में पूछा। राजकुमार ने राजकुमारी को सब कुछ बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे कि दीवान के पुत्र ने बताने के लिए कहा था। उसके बाद वे दोनों प्यार की दुनिया में खो गए और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने लगे। प्यार के बाद राजकुमारी गर्म दूध लेकर आई। उन दोनों ने दूध पिया। राजकुमार ने दूध में बड़ी ही सफाई से बेहोशी की दवा मिला दी थी। अतः दूध का गिलास खाली करते ही राजकुमारी की आंखें बंद होने लगी। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी बेहोश हो गई। उसके पश्चात राजकुमार ने राजकुमारी की सभी जेवरों को उतार लिया और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल से हल्का सा जख्म करके उसके सारे जेवरात एक पोटली में बांधे और उन्हें लेकर बड़े ही आराम से उस खिड़की के बाहर आ गया। अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही राजकुमारी की आंखें खुली और राजकुमार को अपने पास ना पाया तो वह चौंक पड़ी। उसने अपने शरीर से जेवरों को गायब पाया। इसके साथ ही उसकी जांघ में पीड़ा होने लगी। वह दर्द के मारी कराहने लगी। दासियों ने जाकर राजकुमारी को संभाला। जब दासी ने शंका व्यक्त की, लगता है कि सातिर चोर खुली खिड़की से रात शयन कक्ष में घुस आए। जब चोर आपके जेवर उतार रहे होंगे तो उस समय राजकुमार की उन चोरों से हाथापाई भी हुई होगी। इसी हाथापाई में आपकी जांघ में जख्म लगा होगा। लगता है कि जेवरों के साथ चोर राजकुमार को भी अपने साथ विवश करके ले गए होंगे। भगवान राजकुमार को सकुशल रखे। राजकुमारी ने चिंतित स्वर में सजल नेत्रों को पोंछते हुए कहा, हाय, अब क्या होगा? मेरा प्राणनाथ ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ना जाने उसके साथ वे लोग कैसा व्यवहार करेंगे। राजकुमारी की दासियों ने उसकी जांघ पर पट्टी बांध दी। एक दासी ने कहा, यह खबर इस कक्ष से बाहर नहीं जानी चाहिए कि कोई राजकुमार आपके साथ शयन कक्ष में था। राजकुमारी कहने लगी, हाँ, यह तो ठीक है, मगर अब क्या होगा? जेवरों की चोरी की सूचना महाराज तक पहुंचानी जरूरी है, वरना आज तो चोर जेवर चुरा कर ले गए हैं, कल हो सकता है आपको भी उठाकर ले जा सकते हैं। यदि वे पकड़े जाएं तो पूछताछ के लिए आप उन्हें मांग सकती हैं। उनसे पता चल जाएगा कि राजकुमार कहाँ है और किस हाल में है। एक दासी ने राजकुमारी को इस प्रकार की सलाह दी। राजकुमारी ने स्वीकृति प्रदान करते हुए सबके सन्मुख कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा। यही विचार कर राजकुमारी के जेवरों की चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी गई। जांघ के जख्म का भेद, जैसा कि दीवान पुत्र ने सोचा था, हर हाल में छिपाया गया और राजा को यह सूचना दी गई कि जेवर शरीर से नहीं बल्कि संदूक से चोरी हुए हैं। राजमहल के एक भाग में चोरी हो गई है। राजकुमारी पद्मावती के शयन कक्ष में उसके हीरे जावरात जड़े हुए जेवर चोरी हो गए हैं। यह खबर सारे नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई। नगर में चोरों को पकड़ने के लिए मुनादी करा दी गई। दूसरी ओर दीवान के लड़के ने अपने मन में जो योजना सोच रखी थी, उसके अनुसार उसने स्वयं सन्यासी का वेश धारण किया और वह पूरे नगर में इधर से उधर घूमने लगा। एक दिन वह राजमहल के बाहर टहल रहा था। तभी उसकी नजर राजकुमारी पर गई, जो कि अपने कमरे की खिड़की पर बैठी हुई बहुत उदास थी। ऐसा लग रहा था मानो
वे किसी का इंतजार कर रही हैं। उस साधु ने कुछ ऐसा बोला कि राजकुमारी उससे मिलने के लिए नीचे आ गई और कहने लगी कि तुम अभी जो कह रहे थे वह फिर से कहो। उस साधु ने गाना गाना शुरू कर दिया और उसने गाते गाते वे सारी बातें कह डाली जो कि राजकुमारी और राजकुमार के बीच हुई थी। और उस साधु ने उस गाने में यह भी गाया कि राजकुमारी ने कैसे राजकुमार के मित्र को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। राजकुमारी को अपने अपराध का थोड़ा थोड़ा पछतावा होने लगा। वह उस साधु से कहने लगी, तुम यह सब कैसे जानते हो? उस साधु ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि जो बात पूरे नगर में आग की तरह फैली है वह तुम्हारे द्वारा फैलाई गई एक साजिश है। तुम लोगों को यह बताना चाहती हो कि तुम्हारे महल में चोरी हो गई है, बल्कि यह सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हें इसकी सजा तो अवश्य मिलकर रहेगी। राजकुमारी बहुत भयभीत हो गई और उस साधु से कहने लगी कि तुम महाराज के सामने ऐसी कोई भी बात मत करना। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। मुंह मांगा इनाम मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हें इतना दूंगी कि तुम जीवन भर बैठकर खाओगे तो भी नहीं चुकेगा। परंतु याद रखना, महाराज के सामने तुम कभी भी मत आना। वह साधु कहने लगा, ठीक है, लेकिन मैं जो मांगूंगा तुम्हें देना होगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है। तब उस साधु ने कहा, रात के अंधेरे में तुम मेरी कुटिया पर आ जाना। राजकुमारी कहने लगी, तुम यह क्या कह रहे हो? मुझे अपनी कुटिया में बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साधु कहने लगा, सोच लो, अगर मैं महाराज के पास चला गया तो तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। राजकुमारी कहने लगी, ठीक है। फिर साधु ने कहा, आगे भी सुनो। तुम अपने सारे हीरे जवाहरात लेकर आधी रात को मेरी कुटिया में आ जाना। तुम्हें वहां पर सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आधी रात को राजकुमारी ने अपने हीरे जवाहरात उठाए और फिर उस साधु की कुटिया में के लिए चल पड़ी। जब वह उस कुटिया में पहुंची तब वहां पर साधु न था, बल्कि साधु की जगह पर वहां राजकुमार बैठा हुआ था। राजकुमार को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई और वह राजकुमार के पास जैसे ही पहुंची, राजकुमार ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और कहने लगे, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान गया हूँ। तुमने मेरे मित्र को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की थी। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तब राजकुमारी कहने लगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके प्रेम में आकर मैंने ऐसा सब कुछ किया है। तब राजकुमार ने राजकुमारी को सारी बातें बताई कि कैसे उसने उसके शरीर से सारे जेवर उतारे और उसकी जांघ पर वो घाव दे दिया। राजकुमार कहने लगा, मैंने तुम्हें तुम्हारी जांघ पर ये निशान इसलिए दिया है ताकि तुम्हें पूरी जिंदगी यह याद रहे कि तुमने मेरे मित्र को मारने की कोशिश की है। राजकुमारी राजकुमार के पैरों में गिर के उससे माफी मांगने लगी और बहुत रोने लगी, परंतु राजकुमार ना पिघला। थोड़ी देर बाद उसका मित्र वहां पर आ जाता है और राजकुमार से कहने लगता है, राजकुमारी के ये आंसू सत्य हैं, इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। राजकुमारी ने उसके मित्र से भी माफी मांगी। तब दीवान का पुत्र कहने लगा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है राजकुमारी, क्योंकि तुमने अपने प्रेम के लिए यह सब कुछ किया था। तुमने अपने दोस्त को स्वीकार कर लिया है। इससे बड़ी और कोई सजा नहीं हो सकती। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात
हम तीनों तक ही रहेगी। फिर दीवान के पुत्र ने राजकुमार से कहा कि अब आपको राजकुमारी को क्षमा कर देना चाहिए। राजकुमार कुछ ना बोला। फिर उसके बाद दीवान का पुत्र राजमहल में जाता है और सारी जेवरात राजा के सामने रखकर कहता है, महाराज, मैंने अपनी तंत्र विद्या से ये सारे जेवर ढूंढ निकाले हैं। चोरों ने यह पोटली जंगल के एक कोने में छिपा दी थी और वह वहां से चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि वे इस पोटली को ले जाना भूल गए हैं, इसीलिए आप अपनी अमानत संभालिए। उसके बाद वह साधु कहने लगा कि मेरी मदद एक राजकुमार ने की है। वह बहुत ही वीर और साहसी है। राजा कहने लगे, मैं उस राजकुमार से मिलना चाहता हूँ। दीवान के पुत्र ने राजकुमार को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजकुमार ने अपना परिचय राजा को दिया और फिर राजा ने उससे अपनी बेटी का विवाह करा दिया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य में वापस आ गया और वह राजा बनकर अपने राज्य की सेवा करने लगा। राजकुमारी को हमेशा अपने किए पर पछतावा रहता, परंतु राजकुमार ने अब राजकुमारी को माफ कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।